नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, एग्ज़ाम हमारा हो चुका है। जो भी इमोशंस थे, डर्स था या फियर था, सेटल हो चुका है। तो अब एग्ज़ाम पे कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए, हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना, आपको अपनी डेस्टिनी का मास्टर बनना है, न कि स्लेव। उसके लिए आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, इनको ध्यान रखना। तो उससे क्या होगा, आप अपनी डेस्टिनी को डिसाइड करोगे, न कि आपकी डेस्टिनी आपको डिसाइड करेगी। ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। देखिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि पेपर बहुत टफ था, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना बकवास पेपर कौन बनाता है, इतनी डेट्स कौन पूछता है, या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यूपीएससी लेवल का पेपर था। तो देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर बात करेंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी था रियलिटी है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। और ये फ्यूचर में यूपीपीसीएस के पेपर के लिए कल्चर बन चुका है कि अब इसी टाइप का पेपर आएगा। तो इन पॉइंट्स पे तो बात हमको नहीं करना चाहिए। क्या है, हमारा काम ये है कि ये रियलिटी, ठीक है, तो ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करेंगे और इस पे बात करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए यार, कट ऑफ पे बात करेंगे कि हमें कट ऑफ खेलना है कि नहीं खेलना है, इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। देखिए, कई बार कट ऑफ खेलने से क्या होता है कि देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, 5 ईयर की प्लानिंग करती थी, 7 ईयर की प्लानिंग करती थी। ठीक है ना। अब हम अनकही अपनी 5 ईयर और 7 ईयर की प्लानिंग कर लेंगे, अगर हम कट ऑफ के ट्रैप में फंस जाएंगे तो इसके क्या रिपरकशंस हैं ये भी समझेंगे। आगे चलते हैं। हमारा प्लान ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्लान ऑफ एक्शन अगर हमने अपना बना लिया और अपनी गलतियों से सीख लिया, तो ये जो लूप है ना यूपीपीसीएस यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस के एग्जाम का, हम इस सर्किल से एक या इस साल बाहर निकल जाएंगे या अगले साल बाहर निकल जाएंगे। अगर हमारा प्रीलिम्स अभी क्लियर होगा तो हम इसी साल बाहर निकल जाएंगे। तो हमें अपना प्लान ऑफ एक्शन बहुत अच्छे से बनाना है। ठीक है। तो मैंने मास्टर स्लेव का आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया कि आपको अपनी डेस्टिनी कैसे डिसाइड करनी है, ये समझना है। आगे चलते हैं, आंसर की पे भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यार, नो डाउट पेपर टफ था, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब टफ कैसे था, बहुत सारे फैक्ट पूछे गए थे, डेट पूछी गई थी, ठीक है ना, मल्टीपल स्टेटमेंट थे। तो देखिए, अब जो भी है, मैंने कहा आपसे ये रियलिटी है, इसी टाइप का पेपर आएगा। ठीक है। अब जब मल्टीपल स्टेटमेंट पूछे गए थे, उसमें भी ना कई सारे ऐसे स्टेटमेंट पूछे गए थे कि एक ही स्टेटमेंट में 2-3 चीज़ें पूछी गई थी। जैसे एक जेट स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आया था। जेट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 लिखा हुआ था और वेस्टर्ली की जगह ईस्टर्ली लिख दिया था। तो कई लोग वर्ल्ड वॉर 2 या 1 पे ही कंफ्यूज हो गए होंगे, कई लोग ईस्टर्ली वेस्टर्ली पढ़ा ही नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं पेपर इतना टफ हो जाता है कई बार। तो ऐसे पेपर में हमेशा एक्यूरेसी मैटर करती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट नहीं कर पाते। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने सुने ही नहीं होंगे। तो ऐसे केस में हमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स नहीं बढ़ाने, यहाँ पे हमें एक्यूरेसी पे काम करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप ऑप्शंस में अगर एक भी एलिमिनेट कर रहे हो तो अटैम्प्ट करो। यहाँ तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पे आप एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करेगी। ठीक है। तो पेपर टफ था, तो ये चीज़ एक्सेप्ट की जा रही है आगे के लिए। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि पेपर टफ था, तो वो मैजिक करते हैं लाइफ में। मैजिक कैसे करते हैं, देखिए यार, उनको पता लग जाता है कि यही ट्रेंड बनने वाला है, यही आगे प्रोसीजर फॉलो होने वाला है, तो वो उस पर काम करते हैं। कुछ लोग आयोग को गाली दे रहे हैं या कुछ लोग किसी और सिस्टम को गाली दे रहे हैं, भाई ये सब नहीं। हमें ये समझना है कि आयोग ने बदला ले लिया, भाई कोई बदला नहीं लिया। आप ये समझिए कि उसने एक ऐसा पेपर बनाया और फ्यूचर में एक ट्रेंड सेट किया कि इस टाइप के पेपर आएंगे, तो आप उसको एक्सेप्ट करो। और ये पार्ट बन चुका है, आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें इसी तरह से पेपर आएगा। ठीक है ना। तो हमें अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या बनाना चाहिए समझो। तो मैं आपको एक छोटा सा भी तरीका बता रहा हूँ, बाकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि हमें कैसे क्या क्या पढ़ना है अब। तो देखिए, एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप कोई भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या कहीं से कोई वीडियो सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते जैसे आपने एक करंट अफेयर खुद से पढ़ा और पढ़ते पढ़ते आपको ये बोलना है, अच्छा भाई मैं ये मार्च का करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, अच्छा नहीं मैं अप्रैल का करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ। फिर आपने अगला करंट अफेयर पढ़ा, फिर आपको इसी तरह से बोलना है कि आप कौन से मंथ का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो आपके अंदर वो चीज़ रीइंफोर्स होती रहेगी कि भाई हमने इस मंथ का करंट अफेयर पढ़ा है और इसमें ये पढ़ा है। तो आपको हर 1-2 करंट अफेयर के बाद ये रीइंफोर्स करना है कि हम इस मंथ का पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस ने एक ट्रेंड सेट किया है, तो आगे भी वो फॉलो होगा। और हम अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर तो मात खा जाएंगे, और 1 नहीं 2 नहीं 3-3 सालों तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, 4-4 सालों तक नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। देखो यार, मेरा एक दोस्त था, वो मूवी देखता था
इंग्लिश मूवी देखना उसे बहुत पसंद था, बस उसे नाम नहीं याद होते थे, तो वो क्या करता था, मूवी देखते समय हर 10 मिनट बाद मूवी का नाम रिपीट करता था, तो उसे मूवी के नाम भी याद हो जाता था। ठीक है ना, सेम ईयर मैं आपको कह रहा हूँ, आपको क्या करना है पढ़ते समय, जैसे आपने 1-2 करंट अफेयर पढ़े, फिर बोलना अच्छा देखो यार मैं इस मंथ का करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, याद नहीं करें, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये एक तरीका है, बाकी और भी तरीके देखेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ, एक प्लान ऑफ एक्शन और ध्यान रखना, मैंने पीआईबी की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें मैंने चीज़ें आपको बताई थी, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, इस यहाँ पे आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना, आपकी नैया हमेशा पार होगी, क्योंकि गवर्नमेंट सोर्सेज से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने जब इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था तो आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ट्रस्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है पीआईबी की, ये हमेशा आपके काम में आएगी, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने रिव्यू दोगे, आप अपने कमेंट में अपनी बातें बताओगे, तो मैं इसको वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे भी आपके सामने प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट आपको अपनी बातें यहाँ पे बतानी होंगी, क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, ये ऑथेंटिक सोर्स है, इसी को कोई भी आयोग फॉलो करता है, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, और यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कहीं से आए या ना आए, किसी मैगजीन से, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे ज़रूर बता देना कमेंट में, तो इस पर हम काम करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय सब कट ऑफ के पीछे पड़ गए हैं, और देखो यार मेरा एक ही सजेशन है, इस कट ऑफ का खेला नहीं खेलना है आपको, ये एक ट्रैप है, और अगर इस ट्रैप में एक बार आप फंस गए ना, तो यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ये एक तरीके से ऐसा डोपामाइन इंजेक्ट करता है, या एक तरीके से आपको ऐसा ड्रग्स दिया जा रहा है, उस ड्रग्स को लेके ना आप अपनी तैयारी को 5 या 7 साल में कन्वर्ट कर देंगे, अगर आप इस ट्रैप से बाहर नहीं निकले। तो यार इस कट ऑफ के खेले को बिल्कुल मत खेलना, जो भी रहेगा अच्छा होगा, हमें इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है। देखिए यार, प्री हुआ पहली स्टेज, फिर दूसरी मेंस आए, फिर इंटरव्यू आया, तो देखिए यार जब प्री का रिजल्ट आता है तो 1 महीना तो ऑलमोस्ट लग जाता है ना। अब उस 1 महीने में हमने कट ऑफ निकाल दिया, तो क्या होगा कि यार बास्ट के 2 महीने बचे, आपका पेपर निकल गया तो बहुत अच्छा है, फिर 2 महीने आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। यार 2 महीने अभी सफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं मेंस, उनके लिए तो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, 8 पेपर देने हैं आपको। तो यार अभी से तैयारी करनी है मेंस के लिए, हमें समझना है क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस कट ऑफ के ट्रैप से बाहर निकलो, वरना 5 ईयर प्लानिंग कब बनेगी आपको पता भी नहीं लगेगा, इवन 7 ईयर प्लानिंग बन जाएगी, फिर आप कहोगे पता ही नहीं पड़ा मुझे। तो आज की वीडियो के ना जो सार हैं वो समझो, कि ये मत समझो यार पेपर टफ था, मैंने आपको बता दिया पेपर टफ था, एक्सेप्ट करो, अब उस तरह से पढ़ाई करेंगे। जिसका प्रीलिम्स निकल रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं निकल रहा उसे अपना प्लान ऑफ एक्शन चेंज करना होगा, वो भी समझेंगे कैसे चेंज करना है। देखिए यार, इसमें अब आपको इस समय क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे हमेशा बोलता है लोगों के लिए कि वी शुड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ लर्न, अनलर्न और रीलर्न। इसका मतलब समझिए, देखिए लर्न का मतलब क्या होता है कि आप पेपर दे के आए, ठीक है, आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो उनको यार एक पेज पे पहले नोट डाउन करो कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी और क्या क्या गलतियां की। हर क्वेश्चन पे आप फाइंड आउट करो आपने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या सोच रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद उसे पेज पे नोट डाउन करो कि अगर मैंने पढ़ते समय, अब पास्ट में जाओ कि आपने पढ़ते समय क्या क्या गलतियां की, उनको नोट डाउन करो एक पेज पे, ठीक है ना। और फिर उसके सॉल्यूशन निकालो कि अगर मैं इस तरह से पढ़ता तो पेपर मेरा सॉल्व हो जाता और मैं कट ऑफ क्लियर कर लेता या क्लियर कर ले जाती, ठीक है ना। तो आप जो पेपर दे के आए हो उस पेपर को अपने सामने रखो, अपनी गलतियां फाइंड आउट करो और हर क्वेश्चन में गलती फाइंड आउट करो कि आप क्या सोच रहे थे और क्या आंसर है, ठीक है ना। आंसर भी आपको खुद से देखना है, ये भी अभी बताऊंगा कि आप आंसर की जब देखते हो तो वहाँ क्या प्रॉब्लम निकल के आती है। तो देखिए, आप एक पेज बना के अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट कर लेना, ये आपकी लर्निंग्स है। अब बात करते हैं अनलर्न की। तो जब आप लर्न कर रहे हो तो आपको ये भी समझ में आएगा अपने आप ही कि आपको क्या चीज़ अनलर्न करनी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है या क्या चीज़ नहीं लेनी है, कहाँ से क्या वीडियो नहीं देखनी है। ये अनलर्न का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हमारे माइंड की कैपेसिटी तो लिमिटेड है, बट हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, ये भी कर लें वो भी कर लें। तो इस पेपर को देने के बाद आपको खुद से समझ में आने लगेगा कि अब हमें क्या चीज़ अनलर्न करनी है, और जो अनलर्न का कॉन्सेप्ट समझ गया ना, वो यहाँ मैजिक करेगा ही करेगा। तो अनलर्न का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद रीलर्न, जब आपने बहुत सारी चीज़ें अनलर्न कर ली और कुछ लर्न कर लिया, उसके बाद अब आपको कुछ चीज़ें नई रीलर्न करनी है, ठीक है ना। मतलब कुछ क्या क्या नया पढ़ना है वो भी आपको समझना है। तो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, ये समझिए, आपको समझना पड़ेगा और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इस एग्ज़ाम को सेल आउट कर जाओगे,
ठीक है। तो अपनी गलतियों का एक पेज बनाना और उसका सॉल्यूशन लिखना, कई लोगों ने मुझे भेजा भी है, मैं आपसे कहूँगा कि आप भी करिए, ठीक है। और मुझे आप चाहे तो भेज सकते हैं, उसमें अगर कुछ भी रेक्टिफिकेशन करना होगा, कुछ भी करेक्शन करना होगा तो मैं आपको उसमें इनपुट्स दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया, आप कट ऑफ करोगे तो आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा और अल्टीमेटली 5 ईयर प्लानिंग बनेगी, आपको नहीं पता पड़ेगा और उस ट्रैप में आप कब फंसते चले जाओगे, आपका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अब देखिए इस समय में क्या करना चाहिए, देखो पढ़ने में तो मन नहीं लगेगा, तो हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। मैंने आपको हमेशा बताया कि यार सिलेबस इज़ द की, और आप सिलेबस को ही मेंटर बना सकते हैं। तो इस समय 2 या 3 दिन आपको क्या करना है, देखो यार ज़्यादा फीड मत लेना कहीं से, आपको कुछ नहीं फीड लेना। अभी 2 या 3 दिन तक मैं आपको कुछ एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ जिससे कि आप ना अपने मेंस के भी मास्टर बन जाएंगे और आप अपनी बाउंड्रीज तय कर लेंगे। तो देखिए आपने देखो प्रीलिम्स का पेपर दिया होगा, मैं आपसे हमेशा कहता था कि यार पॉलिटी को ब्रेकफास्ट में लो, पॉलिटी को ब्रेकफास्ट में लो। इसका मतलब क्या है आपको, कि पॉलिटी आप डेली पढ़ो, मैंने आपको कई बार बताया स्ट्रेटजी वीडियो में, ठीक है ना। आज मैं फिर आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, आपने अगर इसको समझा ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और जो लोग समझ जाते हैं वो फ़ायदा ले भी रहे हैं इन चीज़ों का। देखिए यार आप पूजा करते हैं, ठीक है ना, तो पूजा करते के साथ साथ, पूजा कर ली आपने कंप्लीट की, आप सिलेबस के 5-6 प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। और एक प्रिंट आउट अपनी पूजा की, जहाँ पूजा करते हो वहाँ रख देना। पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को रीड करना है। जैसे पूजा की उसके 5 मिनट, आपने 5-10 मिनट में अपने सिलेबस को रीड कर लिया, पहला पॉइंट ये याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब आप ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो तो 5 मिनट ब्रेकफास्ट को होल्ड कर लो और फिर सिलेबस पढ़ लो, ठीक है। फिर जब भी लंच करने जा रहे हो, लंच करने से पहले 5 मिनट होल्ड करो, सिलेबस लो, रीड करो, ठीक है। सेम डिनर के टाइम पे, तो दिन में एटलीस्ट 4 बार आपने अपना सिलेबस रीड किया, ठीक है ना। एक बार और किसी टाइम पे घूमने जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, रीड करना। और एक पॉकेट में ऐसा पॉकेट फ्रेंडली एक प्रिंट आउट निकाल लो, अपनी जेब में रख लो, और वहाँ भी आप जब भी फ्री टाइम में हो अपने सिलेबस को इस समय 2-3 दिन तक रीड करो, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा एटलीस्ट 5 बार आपको रीड करना है सिलेबस। मैंने आपको तरीके बता दिया आप कैसे रीड कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगे। कुछ फ़ायदे मैं बताता हूँ। देखिए यार अपनी बाउंड्रीज तय कर लेंगे, हमारा सिलेबस इतना बड़ा है, वास्ट है, मेंस का चाहे प्री का, तो हम अपनी बाउंड्रीज तय करना बहुत ज़रूरी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। जिस दिन आप ये समझ गए ना, आप लोगों के पीछे भागना बंद कर दोगे, आप खुद ही अपने मेंटर और गाइड बन जाओगे। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए हमारी, जैसे हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, इन सब तरीक़ों से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो एक रीडिंग मेथड है, एक ऑडियो मेथड है। ऑडियो मेथड मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है। आपको क्या करना है, जैसे आपने 5 बार सिलेबस रीड किया इन 2-3 दिनों में, ऐसे ही आपको एक बार ऑडियो बनानी है पूरे सिलेबस की, और 6 पेपर हैं तो 6 ऑडियो बनानी है, ठीक है ना। और वो ऑडियो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, यहाँ पे मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी, और सिलेबस आप अपनी, जब आप रिकॉर्ड करोगे ना अपनी वॉइस में, उसको बार बार सुन भी सकते हो, तो आपको सिलेबस ऑटोमेटिकली याद होने लगेगा। क्लियर, आपने कोई एफर्ट भी नहीं किया और आपका काम भी हो गया। तो ये ऑडियो मेथड यहाँ पे काम करता है। तीसरा, आपको लिखना भी है, और इन 3 दिनों में कम से कम 5 बार अपने सिलेबस को हाथ से लिखना है। और लिखने के बाद देखो, जो आपने, मैंने कहा प्रिंट आउट निकाल लेना, वहाँ आप खुद से लिखिए, 3-4 बार सिलेबस एक बार लिख लीजिए, और जहाँ जहाँ आप अपने घर पे दीवार पे पेस्ट कर सकते हैं पेस्ट कर लीजिए, और हाथ से लिखा हुआ सिलेबस पेस्ट करिए, ना कि प्रिंट आउट किया हुआ, ठीक है। तो आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो गई, आपको ये पता लग गया कहाँ पे कौन सा सिलेबस, कौन सा वर्ड्स लिखा हुआ है। देखिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अल्टीमेटली आपको कुछ फ़ायदे तो अभी मैंने बताया। एक फ़ायदा ये भी है, जब आप ऐसे लिखते हो ना, तो यही सारे कीवर्ड ऐसे में यूज़ होते हैं। जब आपने इतनी बार अभी लिख लिया ना, तो ऑटोमेटिकली ऐसे की 50 से 70% तैयारी कर ली। कई सारे आप जीएस के आंसर लिख रहे होते हो, तो यही जो आपका सिलेबस है, यही आंसर हैं जीएस के, ये कई सारे पॉइंट्स आंसर्स में यूज़ होते हैं। आपको इवन एग्जाम में, देखो जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं बता रहा हूँ, इवन में आपको सिंगल वर्ड्स नहीं याद आएंगे। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है, फेडरलिज्म क्या होता है। तो जब आप सिलेबस को बार बार पढ़ोगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ही केक वॉक हो जाएगा कि भाई इजीली याद आने लगेंगी चीज़ें, ठीक है। तो आपको लिखना है आगे। तो खैर मैं इस शेयरिंग के कॉन्सेप्ट पे बहुत बिलीव करता हूँ, और जो इस पे बिलीव करता है ना, उसको इसका बेनिफिट भी हुआ था, जब मैंने प्रीलिम्स के लिए वीडियो भी बनाई थी। तो देखिए यहाँ पे शेयरिंग का मतलब क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्या करना है। देखिए डेली बेसिस पे आपको कुछ कुछ कीवर्ड भेजने हैं। देखिए आप मुझे टेलीग्राम पे भेजते सेंड करना, मैं उसकी एक ऑडियो फॉर्मेट बनाऊंगा आपके लिए, और टेलीग्राम पे आपको ऑडियो शेयर करता रहूँगा कि उन कीवर्ड्स को आप कैसे मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो। एक बार उन कीवर्ड्स को आपको यूज़ करना आ गया ना, तो आप कम समय में अपनी मेंस की बहुत अच्छी तैयारी कर ले जाओगे। तो जैसे कीवर्ड क्या है, स्वार्थ से परमार्थ की ओर,
ये एक हिंदी का कीवर्ड है जो एथिक्स में यूज़ होता है। हमें स्वार्थ से काम नहीं करना है, परमार्थ से काम करना है। तो ऐसे कीवर्ड आप मुझे भेजोगे, मैं आपको यूज़ करना बताता रहूँगा, तो आपकी एक वोकेबलरी एनरिच हो जाएगी और उसमें मैं कुछ अपनी वोकेबलरी भी ऐड करता रहूँगा। क्लियर। अब जैसे एमएसएमई के लिए कीवर्ड यूज़ होता है साइलेंट इमरजेंसी, ठीक है, सॉरी ये एमएसएमई के लिए क्या यूज़ होता है, साइलेंट इंजन ऑफ ग्रोथ। एमएसएमई क्या है, साइलेंट इंजन ऑफ ग्रोथ है। और ऐसे ही हमारा माल न्यूट्रिशन के लिए क्या यूज़ होता है कि ये साइलेंट इमरजेंसी है कंट्री के लिए। तो ऐसे कीवर्ड्स का मेरे पास देखो है भंडार, बट मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जब शेयर करेंगे तो वो आपका भंडार बन जाएगा। तो उस भंडार को फिर हम क्या करेंगे, मल्टीपल जगह यूज़ करना सीखेंगे, जहाँ मैं अपने कीवर्ड्स के इनपुट भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। क्लियर। तो और उसको मैं ऑडियो नोट्स में 5 से 7 मिनट की ऑडियो बना के टेलीग्राम में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आपकी एक ऑटोमेटिकली स्किल डेवलप होती रहेगी, कैसे हमें कीवर्ड्स को कलेक्ट करना है और कैसे कीवर्ड को हमको यूज़ करना है। एक ही कीवर्ड्स को हर पेपर में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखो पेपर अलग अलग बंदा चेक करता है, तो हम ऐसा नहीं है कि मोनोटोनी आ जाएगी, सेम पेपर हो जाएगा, भाई अलग अलग ही रहेगा, उसका आपको चिंता नहीं करनी। क्लियर। आगे चलते हैं। जब मैं आपको ऑडियो नोट्स दूंगा तो आप चाहे उनके नोट्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए आंसर की का क्या करना है। देखिए एक आयोग की आंसर की आएगी, आयोग की आंसर की से पहले आपको क्या करना है, खुद के लिए एक आंसर की बनानी है। देखिए किसी भी कोचिंग का, किसी भी इंस्टीट्यूट का भी मत फॉलो करिए, आपको क्या करना है, अपनी खुद की आंसर की बनाइए। देखिए उसके बहुत बेनिफिट हैं, बहुत। आपको क्या करना है, गूगल सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन की आंसर की फाइंड आउट करनी है। जिसकी नहीं मिल रही, फाइनली लास्ट में आप थक जाते हो कि भाई इसका आंसर नहीं मिल रहा, तो आप किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट से की आंसर की देख लेना, ठीक है ना। बट खुद की आंसर की फाइंड आउट करने का मतलब समझ लीजिए, ये आपको ना इस एग्जाम के ट्रैप से 100% बाहर निकालेगा। देखिए जब आप हर क्वेश्चन को चेक करते हो, मान लो 150 क्वेश्चन हैं, आप हर क्वेश्चन को जब चेक कर रहे हो ना, तो आपके अंदर एक फीड आ रही है कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे स्टेटमेंट आए हुए हैं, इन फैक्ट्स को ध्यान रखना है, इन फैक्ट्स पे पूछा गया है, यहाँ पे ग्लिच है, यहाँ पे आयोग खेल गया, यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ सही लिख दिया। तो ये पैटर्न आपके माइंड में ऑटोमेटिकली बन जाएगा, कोई बना के नहीं देगा। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि भाई इधर उधर से वीडियो देख के पैटर्न डिसाइड करते हैं कि यार कैसे करना है कैसे नहीं करना। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने मेंटर गाइड खुद क्यों नहीं बन रहे हो, ठीक है ना। कैसे बनोगे भाई, इस पेपर को आप साथ लेके बैठिए और कहाँ कहाँ क्या क्या गलती की है उनको फाइंड आउट कर लीजिए पहला। दूसरा आपको क्या करना है, इस पेपर का सॉल्यूशन खुद से बनाना है। खुद से जब आप बनाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली 150 क्वेश्चन में, आपको ये तो पता है इस बार के पेपर में 150 नहीं वो 300-400 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। और वो 300-400 क्वेश्चन आपके अंदर जब सेटल हो गए और आप मान लो इस साल आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है और हो रहा है, तो आप मेंस में जो मैंने आपको बताया कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आपका नहीं हो रहा तो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। ट्रस्ट मी, आंसर की खुद से बनाना और उन चीज़ों को रीइंफोर्स करना जो आयोग ने यहाँ पे पूछी हुई हैं, ठीक है ना। देखिए मेरे को जो लगता था मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। इन चीज़ों को समझना, इंटरलाइज करना और इन पे काम करना, और जो जो आपकी गलतियाँ हैं उसका आप ऑडियो नोट्स छोड़ देना, सॉरी, आपको क्या करना है, हाथ से लिखनी है अपनी गलतियां और उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं कि यार मैं इस तरह से पढ़ता तो शायद मेरा पीटी क्लियर हो जाता है या हुआ है इस तरह से पढ़ने की वजह से। उनको लिखना, उन पे हम बात करेंगे और आप चाहो तो मुझे वो फोटो भी भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे मैं पिन कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। चलिए बाकी सिलेबस का जो बताया है उस पर ध्यान रखना, और मैंने जो पीआईबी की वीडियो के लिए आपसे पूछा है उस पर मुझे अपनी राय ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए ऑल द बेस्ट।